सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से फल दीपिका पुस्तक का हम लोग अध्ययन करते हैं। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं कि मकर लग्न कुंडली के फलादेश के प्रमुख सूत्र। फल दीपिका पुस्तक में जहां तक हम लोगों ने अध्ययन किया है वहां पे तक मकर लग्न तक की बातें हैं। उसके बाद में मकर के बाद में कुंभ में हो सकता है कि इन तीनों लग्नों पर आज की कक्षा में चर्चा हो जाए। फिर अगली कक्षा दशा अंतरदशा फल पर आधारित है। हम लोग फल दीपिका पुस्तक के सहारे उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग फल दीपिका पुस्तक के पहले जहां तक यह लिखा गया है कि मकर लग्न, तो हम लोगों ने कहाँ तक पूर्व में पढ़ा है और आगे हम लोगों को कहाँ से अध्ययन करना है। तो यहाँ पर देखा जाए फल दीपिका पुस्तक के 381 पृष्ठ में, यहाँ फल दीपिका के पुस्तक के 381 पृष्ठ पर यहाँ पर मकर लग्न का विचार लिखा गया है। हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यदि समझने में कहीं त्रुटि होगी तो हम लोग अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर पुनः कुंडली के सहारे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है सबसे पहले सूत्र में कि यदि मकर लग्न हो तो बुध योग प्रद होता है, अर्थात बुध की दशा अंतरदशा अच्छा फल देती है। ऐसा क्यों? तो हम लोगों ने कर्क लग्न की कुंडली पर ऐसा पूर्व में पढ़ा था कि देव गुरु बृहस्पति की दशाएं अच्छी नहीं जाती। तो कर्क लग्न की कुंडली मान लीजिए कि यहाँ पर 4 हो गया तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12। जो सदस्य पूर्व के कक्षा में कर्क लग्न वाली में तो पढ़े थे तो उन सबों को ध्यान होगा कि वहां पर यह बतलाया गया था कि कर्क लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की दशांतर दशा अच्छी नहीं जाती, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में पड़ती है। और यही मकर लग्न की बात की जाए तो यहाँ पर मकर लग्न की कुंडली में देखा जाए कि बुध देव की जो अपनी मूल त्रिकोण राशि है वह नवम भाव में है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में, बेसिक की कक्षा में यह पढ़ा है कि कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि की फल अधिक देता है और दूसरी राशि का कम। तो देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर 9 नंबर की राशि हो गई तो यह ज्यादा फल छठे भाव का देती है, यानी कि रोग ऋण शत्रु इत्यादि का फल दिए। तो यह जीवन में समस्या देता है। और यह भाग्य भाव है, यहाँ 12 नंबर की राशि हुई तो यहाँ का फल कम, यानी कि भाग्य का साथ देना कम हो गया एवं बीमारी शत्रुता कर्ज इत्यादि की बढ़ावा हो गई। लेकिन वही बुध देव की बात की जाए तो बुध देव की मूल त्रिकोण राशि भाग्य भाव में है। भाग्य भाव का फल ज्यादा इन्होंने दिया, यानी कि व्यक्ति के जीवन में भाग्य का साथ देना अधिक हो गया एवं समस्याएं कम हो गई। बातें स्पष्ट हुई? जी गुरु जी। अब इसके बाद में चलते हैं, इसे दूसरे सूत्र पर लिखा गया है कि मकर लग्न हो, लग्न में बृहस्पति हो, उस बृहस्पति पर शुक्र की दृष्टि हो, बुध 8 में हो तो जातक दीर्घायु परंतु निर्धन होता है। इस सूत्र को दोबारा पढ़ लें। लिखा गया है कि लग्न में बृहस्पति हो, उस बृहस्पति पर शुक्र की दृष्टि हो, बुध 8 में हो तो जातक दीर्घायु तो होता है परंतु निर्धन होता है। ऐसा क्यों? तो हम लोग चलते हैं पुनः कुंडली के सारे समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति लग्न में हो, देवगुरु बृहस्पति लग्न में हो, शुक्र की दृष्टि हो और बुध 8 में हो, यही बतलाया गया ना अभी। जी गुरु जी। मकर लग्न हो, लग्न में बृहस्पति हो, उस बृहस्पति पर शुक्र की दृष्टि हो, बुध 8वें घर में हो तो जातक दीर्घायु किंतु निर्धन होता है। तो ऐसा क्यों? इसको हम लोगों को समझना चाहिए। बोला जाए
यहाँ तो गुरु नीच के हो गए। हाँ, नीच के नीच हो गए, लेकिन ये अष्टमेश तो नहीं है ना। अष्टमेश। आयु देना किसका काम है? अष्टमेश का। आठवां भाव एवं आठवां आठवां भाव। और लग्न भी, लग्न और तीसरा भाव भी, कि लग्न से भी आयु देखा जाता है। तो देखा जाए ना, वास्तव में तो यह शुभग्रह है, वास्तव में शुभग्रह। शुभग्रह है। नीच के ग्रह आयुहीनता नहीं देते, नीच के अष्टमेश समस्याएं देते हैं, लेकिन ये अष्टमेश है नहीं, यह द्वादशेश है। मूल भाव इनका यह 12वें भाव के स्वामी हो गए एवं तीसरे भाव के स्वामी हो गए। ये लग्न में ही नीच के बैठे हैं, तो यह गुण धर्मों में बदलाव लाएंगे, गुण धर्मों में बदलाव लाएंगे। बदलाव लाएंगे तो एवं। गुरुजी इसमें भाग्येश भी तो अपने से 12वें भाव में बैठ गए। फिर रुकिए तो सही, पहले पूरी बातों को तो सुन लेने के बाद में यदि कोई संशय हो फिर सवाल करना चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए, देव गुरु बृहस्पति पर दशमेश की दृष्टि है। लग्न पर दशम भाव के स्वामी की दृष्टि है। दशम भाव का स्वामी शुभग्रह है। नीच के होने का मतलब ये नहीं कि फल उल्टा हो जाता है। नीच बल के अनुसार ये अपने काम करते हैं, यानी कि लग्न पर दो दो शुभग्रहों का प्रभाव हुआ, लग्न पर दो दो शुभग्रह का प्रभाव हुआ। दो दो शुभग्रह का प्रभाव हुआ एवं 8वें भाव में भी शुभग्रह ही है। 8वां भाव आयु के भाव हैं। गुरु और शुक्र का लग्न पर प्रभाव पड़ना, पापग्रह देवगुरु बृहस्पति नहीं है, शुभग्रह है। एवं 8वें भाव में शुभग्रह का होना, शुभ भाव के स्वामी का होना, यह आयु को बढ़ाएगा, आयु को बढ़ाएगा। हाँ, देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में है, तो यदि कोई गंभीर बीमारियां होती है तो थोड़ा अस्पताल का चक्कर ज्यादा लगवाएंगे, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी नीच के हो गए। अष्टम भाव के स्वामी, 8वें नहीं, तीसरे भाव के स्वामी अपने भाव से 11 में भी है। यहाँ आयु की वृद्धि पर पहले चर्चा कर लिया जाए। तीसरे भाव के स्वामी अपने भाव से 11 में है। 11 में बैठे हुए ग्रह अपने से, यानी कि लग्न को, यानी कि अपने से तीसरे भाव को थोड़ा मजबूती प्रदान करते हैं। तो लग्नेश जो है, यह लग्नेश करें देव गुरु बृहस्पति तीसरे भाव को थोड़ा बल बढ़ा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि इनका अपना भाव है ना। हम लोगों ने यह पढ़ा है ना कि 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह लग्न को सपोर्ट करते हैं। जी गुरुदेव। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जी। जी तो जब पढ़ लिया है, तो यहाँ पर देखिए बुध देव अष्टम भाव एवं तीसरा भाव आयु के लिए है विशेष रूप से। अष्टम से अष्टम होने के कारण तीसरा भाव भी अष्टम भाव आयु का है। यहाँ भी शुभग्रह हो गया, यहाँ पर भी जो भाव का स्वामी है, जो भाव का स्वामी है वह अपने से 11 में बैठ गया, तो और इसको थोड़ा मजबूत कर दिया, यानी कि थोड़ा सा यह मजबूती हो गई। लग्न एवं लग्न पर दो दो शुभग्रह का प्रभाव हो गया, आयु भाव पर शुभग्रह का प्रभाव हो गया, तो आयु तो बढ़ेगा ही बढ़ेगी। परंतु परंतु पुस्तक में यह लिखा गया कि धन के लिए अच्छा नहीं है, तो धन के लिए तो भाग्य का साथ देना, भाग्य का साथ होना अच्छा है ना, होना चाहिए ना। जी गुरुदेव। तो जब भाग्य साथ देगा तभी तो धन बढ़ेगी। तो अब यहाँ पर देखिए, भाग्य भाव के स्वामी अपने भाव से 12वें हो गए, भाग्यहीनता हो गई। एक ही सूत्र दो प्रकार से लागू हो रहे हैं, आयु बढ़ा रहा है लेकिन यह भाग्य को कमजोर कर दिया। एवं धन के कारक कौन से ग्रह होते हैं? गुरुदेव। तो गुरुदेव धन के कारक नीच के हो गए। तो जी। इस प्रकार
भाग्य का अपने भाव से 12वें होना एवं देव गुरु बृहस्पति धन के कारक ग्रह के नीच का होना, यह थोड़ा सा धन की कमी को दर्शाता है। बातें स्पष्ट हुई? जी जी। लेकिन गुरु जी यहाँ मान ली कि सूर्य देव तो बुध देव के आसपास ही रहेंगे, चाहे तो अगल बगल हाँ रहेंगे चाहे साथ में रहेंगे। हाँ, तो शुक्र सूर्य बुध देव समय, शुक्र बुध सूर्य हमेशा अगल बगल में रहते हैं, तब बुध को अस्त दोष लगता है क्या? अस्त दोष नहीं लगता है। तो फिर बात ही समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर यही अगर सप्तम भाव में रह जाएंगे सूर्य देव, हाँ तो स्थिति कुछ परिवर्तित नहीं हो जाएगी। हाँ, तो अगर सप्तम भाव में सूर्य देव हो जाएंगे तब तो और अच्छी बात है। तब देव गुरु बृहस्पति का भी नीच भंग, जो नीच है उसका परिहार हो जाएगा। तब तो यह धन के लिए तो कुछ अच्छे होगा। नीच का परिहार हो जाएगा। हाँ, केंद्र में सूर्य से केंद्र में, चंद्रमा से केंद्र में अगर कोई ग्रह नीच का होता है तो वह उसका नीचत्व दोष कम हो जाता है। जी जी। लग्न से केंद्र में जिस प्रकार लग्न कुंडली होती है, लग्न कुंडली हो गया तो चंद्र कुंडली भी चंद्रमा को लग्न बनाकर, सूर्य कुंडली है सूर्य को लग्न बनाकर कुंडली बनती है, तभी तो सूर्य देव अपने से होती है वो बनती। अपने राशि से 12वें हो जाएंगे गुरु जी। तो अपने राशि से 12वें हो जाएंगे तो अष्टम भाव के लिए थोड़ा गड़बड़ करेंगे, होंगे तब तो यहाँ तो पुस्तक में यह बातें नहीं कही गई है ना कि सूर्य यहाँ पर सप्तम भाव में होंगे तो यह फल होगा। होंगे तब की बात है ना वो। जी जी जी। सूर्यदेव यहाँ भी हो सकते हैं, नवम भाव में भी हो सकते हैं, तब तो और अच्छा हो गया ना, उत्तम हो गया। अपने मूल त्रिकोण राशि से एक भाव आगे हो गए, मित्र की राशि में हो गए, भाग्य भाव में हो गए, शुभ भाव में, और अच्छी बात हो गई। अगर सूर्यदेव अगर यहाँ भी होते हैं तब भी ठीक है। भाव का स्वामी अपने भाव में है तो फिर आयु को थोड़ा मजबूत ही करेंगे ना। जी जी। चलिए आगे बढ़े हैं। जी गुरु जी। गुरुदेव। अब देखिए तीसरे सूत्र पर है कि मकर लग्न हो, वृषभ का शुक्र पंचम में हो तो योग प्रद होता है, किंतु दशम में शुक्र योग प्रद नहीं होता। ऐसा क्यों? वृषभ का है तो उत्तम, यानी कि पंचम भाव में है तो उत्तम, और दशम भाव में है तो उत्तम नहीं। यह तो बहुत ये हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए, यदि शुक्र देव यहाँ पर हैं तो उत्तम नहीं है, यहाँ पर शुक्र देव है तो उत्तम है। अब जबकि केंद्र भाव में यदि कोई ग्रह अपने उच्च राशि, कोई ग्रह नहीं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि, ये पांचों में से कोई भी एक ग्रह यदि केंद्र में अपने उच्च राशि में हो, अपने स्वराशि के हो, अपने मूल त्रिकोण राशि के हो, तो पंच महापुरुष योग बनाते हैं। और शुक्र देव अगर हैं तो मालव्य योग बनाते हैं। जैसे कि मंगल से रुचक योग बनता है, बुध से क्या होता है, भद्र योग। क्या? भद्र योग। भद्र योग। गुरु से हंस योग, शुक्र से मालव्य योग, मालव्य योग, शनि से सस योग बनता है। सस योग। तो फिर अब यहाँ पर यह देखा जाए कि मालव्य योग बना, जबकि पंचम भाव की स्थिति के लिए वैसी कोई खास बात नहीं है। लेकिन मकर लग्न की कुंडली में शुक्र देव का पंचम भाव में होना ज्यादा उत्तम फल बतलाया गया, दशम भाव में होना उतना उत्तम फल नहीं बतलाया गया। ऐसा क्यों गुरुदेव? तो वहीं तो पढ़ेंगे ना हम लोग। तो हम लोगों ने पुस्तक में यह पढ़ा है कि मकर लग्न हो तो शुक्र पंचम भाव में हो तो शुक्र अपनी दशा में बहुत अच्छा धन देता है, परंतु शुक्र दशम भाव में स्थित हो तो धन इत्यादि नहीं देता। यहीं पर है ना, पुनः हम लोग पुस्तक को दोबारा रिवीजन कर लें, संशयात्मक बात ना होनी चाहिए। योग प्रद होता है, यहाँ पर योग प्रद नहीं होगा। केंद्रापति दोष लग जाएगा गुरु जी, क्योंकि तो कहीं भी बैठेगा तो केंद्राधिपत्य दोष तो हुआ ही, केंद्र में है तभी त्रिकोण में बैठने से गुरु जी उसका परिहार हो जाएगा। हाँ, यह भी बातें हैं, और भी आगे कुछ बातें हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लें।
तो शुक्र जो है मकर लग्न के लिए राजयोग कारक ग्रह है, क्योंकि यह केंद्र एवं त्रिकोण दोनों भाव के स्वामी हैं। केंद्र की अपेक्षा त्रिकोण में यह अधिक शुभ फल देता है, क्योंकि पंचम और दशम दोनों में ही यह अपने स्वराशि का होता है। पंचम में यहां पर देखा जाए, यहीं पे हम लोग इतना नादानी कर लेते हैं, बेवकूफी हो जाता है। जितने हम सभी आगे बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि गहन अध्ययन होता चला जाता है, तो हम लोग पिछले अध्ययन को हम लोग छोड़ देते हैं, भूलते चले जाते हैं। यह हमारी बेवकूफी है, यह हमारी नादानी है। अब मैं आप लोगों से एक बात यह पूछना चाहूंगा कि शुक्रदेव को दिग्बल कहाँ मिलता है? उत्तर दिशा में गुरुदेव। हाँ जी, चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में उत्तर दिशा में। तो चतुर्थ भाव में यहाँ पर दिग्बल मिला। अगर यहाँ पर बल मिल गया तो यहाँ पर तो पूरा बलहीन हो गए ना, सीधे सामने हो गया, बलहीन हो जी गए। जी 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 चिड़े हैं। कहने का मतलब यह है कि शुक्रदेव को जब यहाँ पर पूर्ण बल मिलता है, तो यहाँ से धीरे धीरे जो ही आगे यहाँ तक बढ़ते हैं, तो बल कम होता चला जाता है, माइनसे में यहाँ तक आ जाते हैं ना, और फिर यहाँ से चलते हैं तो धीरे 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 यहाँ तक आते आते पूरा पूर्ण बल इनको मिल जाता है। तो यहाँ पूर्ण बल है तो यहाँ भी तो ये बलवान ही है ना, लेकिन यहाँ पर तो बल इनका पूर्ण शून्य हो गया ना। जी गुरुदेव। तो यह बलहीन होने के कारण उतने फल दशम भाव में शुक्रदेव उतने अच्छे फल नहीं देते। हालांकि दोनों ही जगह इनकी स्वराशि ही है, लेकिन यहाँ पर यह दिग्बलहीन है और यहाँ पर बली है। अब बातें स्पष्ट हुई? जी गुरु जी, तुला जी, लग्न में भी जी। हम लोगों ने पढ़ा था गुरु जी की तुला लग्न हो और लग्न में ही शुक्र हो तो मारक हो जाते हैं। यहाँ वहाँ गड़बड़ सुन देखे थे। अच्छा तो ठीक है, तब वहां की बातें वहां तो उस पर भी हम लोग स्थान बल मिल गया उनको, उन स्थान बली नहीं होंगे। चले जाएंगे, क्योंकि जो चर्चा चल रही हो उससे हम लोग भ्रमित ना हो। फिर यदि होगा तो फिर उस पर भी हम लोग बैक करके चल सकते हैं, वहां भी पूछेंगे समझेंगे। पहले यह तो समाप्त हो। यदि चंद्रमा पंचम में हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो और बुध शुक्र लग्न में हो, तो बहुत प्रबल राजयोग है। इससे भी पहले हम लोग तीसरे सूत्र को एक बार और समझ लें। कहने का मतलब यह है कि यह तीसरा सूत्र हम लोगों को कह क्या रहा है, लेखक या टीकाकार हम लोगों को समझाना क्या चाहते हैं, या स्मरण में सदैव रखने के लिए क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, समझाना क्या चाहते हैं? तो यह समझाना चाहते हैं कि जब भी फलादेश आप करें तो ग्रहों के दिग्बल का ध्यान अवश्य रखें। ग्रहों के दिग्बल का ध्यान अवश्य रखें। हाँ, रखना चाहिए। अवश्य रखें। इसका मतलब, इस सूत्र का मतलब यही हुआ। तो यदि यह अगर हम लोग याद रखते हैं तो सभी लग्न की कुंडली पर यह नियम लागू होगा। जो ग्रह दिग्बली है वह ज्यादा फल देगा, जो ग्रह दिग्बली नहीं है कम फल देगा। ऐसा तो बेसिक के नियमों में भी पढ़े, यहाँ तो कोई विशेष सूत्र हुआ नहीं। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर चौथे सूत्र को पढ़ते, यदि चंद्रमा पंचम में हो, उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो, बुध शुक्र लग्न में हो, तो बहुत प्रबल राजयोग होता है। तो इसको हम लोग कैसे समझें? तो इसको समझने के लिए अब यहाँ पर देखा जाए कि क्या क्या स्थिति बतलाया गया। बुध शुक्र लग्न में ना, बुध शुक्र लग्न में, चंद्रमा पंचम भाव में, देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट, यही सूत्र है ना? गुरुदेव। पुनः पढ़ लें।
उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो, ये नहीं कि 11वें भाव में किसी भी भाव से दृष्टि हो सकती है। तो लग्न से भी दृष्टि हो सकती है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। अब देखा जाए कि इस सूत्र पर खास करके हमारे लेखक या टीकाकार इन सबों को प्रणाम करना चाहिए, अभिवादन करनी चाहिए, नमन करना चाहिए, जिन्होंने अपने ज्ञान एवं अनुभव के सहारे पुस्तक को लिखा, जिस पुस्तक को पढ़कर हम लोग कुछ ना कुछ ज्ञान में हम लोगों को वृद्धि होती है। इसलिए सदैव हम सबों को इन लोगों को नमन करना चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए शुक्र एवं बुध लग्न में है। एक तो यह दोनों की मित्र की राशि है। शुक्र देव 10 मेष है, बुध देव 9 मेष है, यानी कि 9 मेष एवं 10 मेष की युति हो गई, वो भी लग्न में हुआ, वो भी अपने मित्र राशि में। अगर लग्नेश एवं 10 मेष की युति कुंडली में कहीं भी हो, योग कारक होता है कि नहीं होता है? होता है। योग कारक हो गया, और वह भी यदि केंद्र में हो जाए, वो भी उत्तम, लग्न में हो गया अति उत्तम, और वो भी मित्र राशि में हो गया सर्वोत्तम हो गया। दूसरा, भाग्य भाव के स्वामी का लग्न में बैठना, यह भी योग है। एक तो यहाँ पर कितने प्रकार के योग बने, सो उस पर हम लोग चर्चा पहले कर ले, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखा जाए कि भाग्येश का लग्न में बैठना अच्छा हो गया, 10 मेष का लग्न में बैठना उत्तम हुआ, 9 मेष 10 मेष की युति होना यह उत्तम हुआ, लग्नेश 9 मेष की युति लग्न में शुभ भाव में होना यह उत्तम हो गया। अब आते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा पंचम भाव जो बुद्धि विद्या का भाव है, यदि बुद्धि विद्या का भाव है, उस भाव में चंद्रमा मन के कारक दिग्बल के बगल में है, यह भी शुभ योग हो गया। उस पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि, चंद्रमा पर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तब बहुत ही सुंदर योग बन का निर्माण होता है, जैसे कि गजकेसरी योग। अब कितने प्रकार के योग बन गए, यह ग्रहों की स्थिति कितने प्रकार की बनी, तो 3 और 3 6 प्रकार के शुभ योग बने कि नहीं बने? प्रबल राजयोग कारक हो गया। तो लेखक हम लोगों को इन सूत्रों पर समझाना क्या चाहते हैं? समझाना यह चाहते हैं कि पांचवें भाव में अच्छे स्थिति का ग्रह हो, यानी कि जो भी ग्रह हो 5वें भाव में अपने स्वराशि उच्च राशि का हो। एक 5वें भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, 9वें एवं 10वें भाव के स्वामी की युति शुभ भाव में हो तो प्रबल राजयोग हो जाता है। यही हम लोगों को सीखने को मिला ना। ये याद नहीं रखेंगे कि मकर लग्न होगा तो 9 मेष 10 मेष की युति लग्न में हो, तो नहीं, यह याद रखेंगे कि 9 मेष 10 मेष की युति कुंडली के शुभ भाव में, जितना शुभ भाव में है उतना ही उत्तम। एक, यदि इस पर पंचम भाव में कोई भी ग्रह हो, कोई भी लग्न हो, पंचम भाव में यदि उच्च राशि के कोई ग्रह हैं, स्व राशि के कोई ग्रह है, अपने मूल त्रिकोण राशि के ग्रह हैं, उस पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि हो तो राजयोग कारक हुआ। हम लोगों को सूत्र से यही शिक्षा मिलती है ना जी गुरुदेव। चलिए, तो यहां तक हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा कुंडली को साफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि जो बातें स्पष्ट न हो, हम लोग सूत्र जितना है उसी सूत्र के सहारे आगे बढ़े। जो बातें नहीं समझ में आ रही है उस सूत्र के अंतर्गत ही रखकर हम लोग चर्चा करें। किसी अन्य ज्योतिष शास्त्रों में सूत्रों की संख्या यदि आप गिनेंगे जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन सूत्र नहीं समाप्त होंगे। सूत्र नहीं समाप्त होंगे। ये तो महासागर है, इसका अंत किसने पाया? हमने तो नहीं पाया है। हम लोग अब शुरुआत ही की है सीखने का। अब आते हैं पंचम 5वां सूत्र। बृहस्पति लग्न में हो, मंगल और शुक्र लाभ स्थान में हो। बृहस्पति लग्न में हो, मंगल शुक्र लाभ स्थान में हो तो बृहस्पति के दशा में भाइयों द्वारा धन प्राप्त हो।
अब इसको बृहस्पति लग्न में मंगल शुक्र यहाँ पे, तो पुस्तक में क्या लिखा गया? बृहस्पति की दशा में भाइयों के द्वारा या भाइयों का धन प्राप्त हो। ऐसा क्यों? इसको हम लोग समझें। तो लग्न और दशम भाव, लग्न और दशम भाव, लग्न क्या है? व्यक्ति काम करने वाला है, व्यक्ति काम करता है लग्न से, मतलब काम करने वाला यह है और काम करता है दशम भाव का। अगर दशम भाव कार्य का भाव है, नौकरी का भाव है, व्यवसाय का भाव है, तो नौकरी करता कौन है? लग्न करेगा ना। जी। और काम करने वाला लग्न हो गया। गुरु देव बड़े भाई के कारक हैं, गुरुदेव बड़े भाई के कारक हैं। और तीसरे भाव के स्वामी भी हैं, तीसरे भाव के स्वामी भी हैं। भाई, तीसरा भाई, तीसरा भाव जो होता है भ्राता भाव भी कहा जाता है, भ्रातृ भाव कहा जाता है। तो भ्राता भाव के स्वामी होकर, भ्राता भाव के स्वामी एवं धन के कारक होकर के देव गुरु बृहस्पति लग्न में बैठ गए। और मंगल से भी भाई का विचार किया जाता है, वो मंगल देव 11वें भाई से भी भाई का विचार किया जाता है। तो यहां भी भाई की बात हो गई, यानी कि देव गुरु बृहस्पति एवं मंगल दोनों भाइयों के पूरक हैं। और शुक्र देव जो क्या है, दसवें से शुक्र, दसम भाव के स्वामी शुक्र देव बड़े भाई के साथ में हैं। बड़े भाई के भाव में छोटे भाई के जो कारक ग्रह हैं मंगल, उसके साथ में हो गए। और बड़े भाई का तो खैर कारक तो है ही। तो यहाँ पर भाइयों की स्थिति स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? अगर देवगुरु बृहस्पति लग्न, और वैसे भी स्थितियां देखने में आती है कि यदि मकर लग्न की कुंडली हो या मकर लग्न की कुंडली ना भी हो, मकर लग्न की कुंडली ना भी हो, गुरुदेव लग्न में हो या 11वें भाव में, भाइयों के सहारे कुछ ना कुछ सहयोग मिलता ही है, या उनके द्वारा सुझाए गए तौर तरीकों के माध्यम से कुछ ना कुछ कार्यों में सहूलियत मिलती है, आय की वृद्धि होती है। यह सूत्र है। लेकिन यदि गुरु ही लग्न में हो जाए, मंगल ही 11वें भाव में हो जाए, तो थोड़ा यह सूत्र विशेष प्रभावी हो जाता है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। मकर लग्न हो, लग्न में सूर्य चंद्रमा बुध हो, मकर लग्न हो, लग्न में सूर्य चंद्रमा बुध हो, मकर लग्न हो, लग्न में सूर्य चंद्रमा बुध हो, 12वें घर में मंगल शुक्र हो, तो भाइयों के कारण भी भाग्य उदय हो, स्वयं ही अपने पुरुषार्थ से धन उपार्जन करे, अथवा स्वयं जातक और उसके भाइयों का भाग्य उदय हो। यह सूत्र कोई खास जटिल नहीं है, परंतु समझना आवश्यक भी है। यदि मकर लग्न हो, लग्न में सूर्य चंद्रमा बुध हो तथा 12वें घर में मंगल और शुक्र हो, पहले लिख लेते हैं, लग्न में सूर्य चंद्रमा बुध, सूर्य चंद्रमा बुध हो गए। 12वें घर में मंगल शुक्र हो, 12वें घर में मंगल शुक्र हो, तो
तो भाइयों के कारण भाग्योदय हो, स्वयं भी अपने पुरुषार्थ से धन उपार्जन करे, यानी कि स्वयं के द्वारा भी भाग्य की उन्नति हो, अथवा स्वयं का और उसके भाइयों का भाग्योदय हो, यानी कि भाई एवं उसका दोनों का ही हुआ। तो इसको हम लोग कैसे समझें? तो इसको समझने के लिए हम लोग बुधदेव को देखिए। बुधदेव पहले क्या है, जो अच्छी स्थिति पहले समझ में आए पहले उसको समझना चाहिए। तो बुधदेव यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे, अच्छी बात हो गई। यानी कि भाग्येश बुधदेव लग्न में है, अपने मित्र राशि के हैं, इसलिए बुधदेव तो सुफलदायक हो गए, काफी अच्छा हो गया। दूसरा, अब यहां पर देखा जाए, यह नवम भाव का जो शुभता है, यह कहां चला आया? यह 3 प्रकार की कुंडली हो गई। क्या हो गया? 3 प्रकार की कुंडली। इस कुंडली को सुदर्शन कुंडली कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दर्शन कुंडली। सूर्य कुंडली भी यही हो गया, चंद्र कुंडली भी यही हो गया, लग्न कुंडली भी हो गया। सुदर्शन कुंडली हो गया। ये तो सूर्यदेव लग्न में है, चंद्रमा लग्न में है, बुधदेव सूर्य कुंडली से भी नवम भाव का स्वामी लग्न में, चंद्र कुंडली से भी नवम भाव का स्वामी लग्न में, लग्न से भी वो लग्न, हाँ, और वैसे भी नॉर्मल लग्न से भी लग्न नवम भाव के स्वामी लग्न में। तो तीनों लग्न शुभ हुआ कि नहीं हुआ? हो गया गुरुदेव। तीनों लग्न से पंचम भाव का स्वामी पंचमेश लग्न में, यानी कि देखा जाए तीनों लग्न से के त्रिकोण भाव का स्वामी लग्न में है कि नहीं है? नहीं, 12th हाउस 12वें घर में है गुरुजी। गुरुदेव 5वें भाव का स्वामी 12वें में। अरे ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए ना, यह मूल त्रिकोण राशि है, नहीं, उच्च राशि है किसका? चंद्रमा का। मूल त्रिकोण राशि जो चंद्रमा का कोई भी ग्रह कहाँ का ज्यादा फल देता है? अपने मूल त्रिकोण राशि का ज्यादा फल देता है या अपने दूसरे राशि का? यदि यहीं पे देखा जाए शुक्र को, तो वह 2 नंबर राशि का ज्यादा फल देगा या 7 नंबर राशि को? 2 नंबर, क्योंकि वो मूल त्रिकोण राशि है। शुक्र का मूल त्रिकोण राशि 7 नंबर है। बुधदेव कहाँ का ज्यादा फल देंगे? अपने 6 नंबर के राशि का। 6 नंबर की राशि इनकी क्या है? मूल त्रिकोण। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा की स्व राशि 4 है, लेकिन चंद्रमा का मूल त्रिकोण राशि 2 नंबर है। तो चंद्रमा कहाँ का ज्यादा फल देगा? 4 नंबर राशि का या 2 नंबर राशि का? 2 नंबर राशि का। इसीलिए तो जब ज्यादा फल चंद्रमा 2 नंबर राशि का देंगे, इसलिए हमने यह कह दिया। आप लोगों का भी बात सही है, और कहीं शब्दों में हमारी भी थोड़ा उल्टा हुआ होगा कि हमने पंचमेश कह दिया। तो पंचमेश तो वास्तव में शुक्र 12वें भाव में है, लेकिन जिस राशि में चंद्रमा का अपना मूल त्रिकोण राशि है, तो पंचम भाव का फल देने वाला ग्रह जो सबसे अधिक, अब शुक्रदेव ज्यादा फल देंगे तो 10वें भाव का देंगे, चंद्रमा ज्यादा फल देंगे तो पंचम भाव का देंगे। तो पंचम भाव के जो ज्यादा फल देने वाले ग्रह हैं वह लग्न में है, नवम भाव का जो ज्यादा फल देने वाले हैं लग्न में है। अगर सूर्यदेव है अष्टमेश, तो सूर्य को अष्टमेश का दोष ही नहीं लगता। तो कम से कम तीनों लग्न से भाग्य की मजबूती तो हो गई ना। भाग्य एवं बुद्धि दोनों की मजबूती मिली कि नहीं मिली? मिली गुरुदेव।
कम है। अब देखा जाए, अब शुक्र का तो खैर 12वां भाव ठीक है, होता है। शुक्र देव यदि 12वें भाव में होते हैं तो अच्छे फल देते हैं। अब मंगल को देखा जाए, मंगल की स्थिति कैसी है। मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि से नवम है, और यहाँ जो है ना, ये शुक्र के साथ में मंगल की युति उतना नुकसानदायक नहीं होता। यह अपने से नवम, यह अपने से दूसरे मंगल भाई के भी कारक हैं, मंगल देव भाई के भी कारक हैं। साथ ही यदि व्यक्ति अब तो सबसे पहले व्यक्ति के भाग्योदय के प्रमुख योग दिखे कि नहीं दिखे? दिख गए गुरुदेव। तब हम लोग भाई पर आएंगे। जब यह उत्तम योग बना कि नहीं बना, सूर्य चंद्रमा बुध की स्थिति बन गया। बन गया, तो व्यक्ति के लिए जब भाग्योदय होगा और सब कुछ होगा, धन इत्यादि कमाएगा, तो क्या करेगा? यहाँ से काम करेगा, यहाँ धन कमाएगा, यहाँ पैसे बचत करेगा, और अस्थाई संपत्ति कहाँ जुड़ेगा? चौथे भाव में ना। भाई जब व्यक्ति कमाएगा, काम करेगा 10वां भाव, लाभ होगा 11वां भाव, पैसा संचय करेगा, बैंक बैलेंस करेगा 2रा भाव, और उस बैंक बैलेंस के पैसे से जो घर, भूमि, भवन, मकान, अस्थाई संपत्ति, सोना चांदी इत्यादि खरीदेगा, तो कहाँ का काम हुआ? चौथे भाव का। चौथा भाव। चौथे भाव का में कौन सी राशि है? मेष की राशि है, उसके स्वामी मंगल देव हैं। यह मंगल का मूल त्रिकोण राशि है। मंगल देव अपने राशि से 9वें भाव में बैठे हैं। तो कम से कम मंगल को यह लाभ मिला कि नहीं मिला? और यह जो मंगल देव हैं 11वें भाव के भी स्वामी होकर अपने से दूसरे हैं, तो कम से कम व्यक्ति का भाग्योदय होगा, यहाँ जोड़ के रखेगा, तो यहाँ पर मंगल की राशि है, तो मंगल से दुश्मनी थोड़े होगी व्यक्ति की। मंगल भी अच्छे फल को दाता हुआ, क्योंकि मंगल यहाँ ऊंचा विलासी भी है। हम लोगों ने बेसिक की कक्षा में यह पढ़ा नहीं है कि यदि कोई ग्रह ऊंचाभिलाषी हो, यदि कोई ग्रह ऊंचाभिलाषी हो तो वह उच्च के जैसा फल देता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है गुरुदेव। तो जब मंगल उच्चाभिलाषी है, अच्छे फल प्रदाता है, तब भाइयों के कारक कौन से ग्रह होते हैं? मंगल होते हैं ना जी। रात्रि कारक ग्रह। तो इसलिए व्यक्ति का एवं स्वयं का दोनों का ही लाभ मिलने की संभावनाएं बनती है। अब इसके बाद में आगे किस्त पर चलते हैं। यदि बुध और शनि भाग्य स्थान में हो तो जातक भाग्यवान होता है। बुध और शनि भाग्य स्थान में होता है, तो अब यहाँ पर देखा जाए, इसको समझने में कोई खास बात नहीं है। बुध और शनि की युति यहाँ पर हो जाए, बुध एवं शनि की युति हो जाए, तो लग्नेश एवं नवमेश की युति हो गई, बुध शनि की युति। तो लग्नेश आप उच्च राशि के ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, लग्नेश भाग्येश के साथ में बैठ गया, लग्नेश एवं भाग्येश की युति भाग्य भाव में ही हुआ, शुभ योग में हो गया, तो यह तो अच्छी बात है। यह केवल मकर लग्न के लिए यह लोग जो लागू नहीं होता, यह सभी लग्नों में लागू होता है। यह सूत्र माइक बंद करें। यह सूत्र सामान्यतः सभी लग्नों में लागू होता है कि नहीं होता है? होता है गुरुदेव। लग्नेश एवं भाग्येश की युति
किसी भी भाव में हो तो उत्तम योग होता है। यदि यही लग्नेश एवं भाग्येश कुंडली के शुभ भाव में हो तो अच्छी बात है। यदि लग्नेश एवं भाग्येश की युति ऐसे जगह पे हो जहां पर भाग्येश ही उच्च राशि का हो जाए तो इसमें और क्या बात है, और उत्तम बात हो गया ना। दूसरे में शनि देव की उच्च राशि 7 है। शनि उच्चाभिलाषी भी है, यानी कि लग्नेश उच्चाभिलाषी हैं, उच्च फल देने के लिए अग्रसर हैं। बुध स्वयं उच्च के हैं, तो फिर इससे और महान योग क्या होगा। यह तो सभी बेसिक नियमों के अंतर्गत ही है ना, या कोई जी विशेष नियम है यहाँ पर। बेसिक नियम है, तो सूत्र तो तब बनते हैं जब बेसिक नियमों के ही सहारे सभी सूत्र बनते हैं। हम लोगों को बार बार बेसिक पढ़ते रहना चाहिए। एडवांस लेवल की जो क्लास है या जो पुस्तक है जो सूत्रों वाला है, उसको तो हम लोग एक दो बार पढ़ लेंगे, काम चल जाएगा, लेकिन बेसिक वाली बातें हमेशा हम लोगों को पढ़ते समझते रहना चाहिए। यदि राहु और बृहस्पति 12वें स्थान में होते, यह उत्तम योग है। राहु का दशा में भाग्योदय होता है। राहु बृहस्पति की देख ले। अब राहु का योग हो गया, तब कहा जा रहा है कि राहु के दशा में उत्तम योग फल की प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों? आप लोग इतने दिनों से, हम लोग बेसिक बात तो सब पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो आप लोग भी कम से कम कुछ पढ़ें, मतलब अपने विचार से बतलाएं, या ऐसा सूत्र क्यों लागू। यहाँ पर एक तो ये गुरु स्वराशि के हैं और मूल त्रिकोण राशि के हैं। मूल त्रिकोण तो नहीं, स्वराशि के हैं, और हाँ। साथ में इनके राहु बैठ गए तो राहु इनके गुण धर्म ले लेंगे बृहस्पति के। राहु देव समझ रहे हैं? उधर राहु गुरुदेव की तरह फल देंगे। अब देखा जाए, हम लोगों ने यह पढ़ा है कि राहु क्या है। राहु छाया ग्रह हैं, यह अवशोषित करते हैं किस किस चीज को, तो जिस राशि में होते हैं, जिस ग्रह के साथ में होते हैं, उनके गुण धर्मों को अवशोषित कर लेते हैं। तो यह राहु देव तो गुरुदेव के शुभ गुणों को अवशोषित कर लिया, तो राहु यहाँ पर शुभ हो गया, तो अपनी दशा में कुछ अच्छा फल देगा ही देगा। और इसके कारण एक ये हो जाता है, यहाँ पर कुछ बेसिक नियम भी लागू होते हैं अलग से, जो अदृश्य नियम होते हैं। जैसा कि हम सबों ने अभी पुस्तक में पढ़ा, हम सबों ने अभी पुस्तक में पढ़ा कि राहु की दशा में भाग्योदय होता है, यह लिखा गया ना। तो हम अपने भाग्योदय के लिए उन्नति समृद्धि को ही तो भाग्योदय कहा जाता है। तो हम अपने उन्नति समृद्धि के लिए हम अपने घर में ही रहते हैं, कार्यकलाप करते हैं, या अपनी क्षमता के अनुसार जितना बाहर जाकर के, जितना दूर जाकर के, जितना अधिक से अधिक काम करते हैं, उतना अधिक उन्नति समृद्धि होता है। 12वां भाव अपरिचितों का भी है, 12वां भाव घर से दूर का भी है। राहु क्या है? राहु अपरिचितों से मेल मिलाप कराने वाला भी ग्रह है। और यहाँ पर राहु धन के कारक ग्रह के साथ में हो गया, इनके गुण धर्मों को ले लिया। तो ये सभी गुणों को कॉम्बिनेशन करने पर यह स्पष्ट हुआ कि राहु की दशा में उत्तम फल की प्राप्ति होगी, परंतु गुरु की दशा नुकसानदायक चला जाएगा, क्योंकि गुरुदेव द्वादश एवं तृतीय भी है। इनकी जो शुभता थी राहु ले लिया, बाद बाकी तो सब रह गया। बातें स्पष्ट हुई। अब यदि मकर लग्न, यदि मकर लग्न में मकर का मंगल हो, 7वें घर में कर्क का चंद्रमा हो, तो उत्तम योग होता है, या राजयोग है। अब यहाँ पर मंगल है, यहाँ पर चंद्रमा, क्या हो गया? उत्तम राजयोग बतला दिया गया। ऐसा क्यों? गुरु जी दोनों उच्च के हैं, नहीं चंद्रमा स्वराशि के।
मंगल उच्च का। तो यहाँ पर देखा जाए ना कि लग्न में मंगल के होने से पंच महापुरुष योग में आज ही की कक्षा में चर्चा हुई थी कि मंगल से रुचक योग बनता है, बुध से भद्र योग बनता है, गुरु से हंस योग बनता है, शुक्र से मालव्य योग बनता है, शनि से शश योग बनता है। तो यहाँ पर तो रुचक योग बन गया, पंच महापुरुष योग बना। दूसरा, मंगल की यदि नीच की दृष्टि है यहाँ पर सहयोग की भावना वाले भाव पर, तो यहाँ पर चंद्रमा है, तो यहाँ पर नीच की दृष्टि नहीं हुई, यह भी नीच भंग हो गया, यानी कि इनको सहयोग भी काफी लोगों से मिल गया, उत्कृष्ट भाव हो गया। एवं चंद्रमा मंगल का सप्तम दृष्टि, यह चंद्र मंगल योग भी बना। इसलिए यह धनदायक भी हुआ एवं बहुत अच्छे योग का निर्माण किया। यहाँ पर सातवें भाव के नीच की दृष्टि भी उतनी नुकसानदायक नहीं हुई, इसलिए अच्छा फल। तो आशा करते हैं कि आज की आप लोग अपना प्रश्न रख सकते हैं, कर सकते हैं, ताकि हम अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों के विचारों का हम प्रश्नों का जवाब दे सकें। और अब हम कक्षा समाप्ति की घोषणा करते हैं।